हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंधार ऑयल रिफाइनरी और टाटा टेक्नोलॉजीज दोनों स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे दोनों स्टॉक्स को, क्योंकि गंधार ऑयल के तो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स भी निकल कर आ चुके हैं, तो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स को भी हम समझेंगे कि किस तरीके के नंबर्स हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, गंधार ऑयल फ्राइडे के सेशन में 309 रुपये पे बंद हुआ था। ₹2.45 की आपने तेजी विटनेस करी थी स्टॉक के अंदर। हम कह सकते हैं 0.80% की तेजी देखने को मिली। एंड डेफिनेटली स्टॉक जो है वो ज़्यादा तो चला नहीं। दिन के रेंज में देखिए ₹304.25 का लो था और ₹313.50 का इसका हाई देखने को मिला। लेकिन ज़रूर दोस्तों, बाजार वेट करा था कंपनी के सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स का, और अर्निंग्स किस तरह की निकल के आई है, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, गंधार ऑयल रिफाइनरी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और नंबर्स को चलिए हम अब देख लेते हैं कि किस तरीके निकल के आए। लेकिन एक बात आपको मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। क्या हो रहा है ना, काफ़ी बार लोग जो नंबर्स को, जैसे ये 39 यानी इस क्वार्टर के नंबर्स है ये, और ये पिछले क्वार्टर के नंबर है Q2 और ये Q3, सॉरी Q1 और Q2। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको, यानी ईयरली बेसिस पे इधर इसको कंपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि याद रखिए, ये जो नंबर्स है ये क्वार्टरली नंबर्स है, और ये दोस्तों जो नंबर्स है वो हाफ ईयर एंडेड नंबर्स है। मतलब जो 39, 2023 के आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये अनऑडिटेड जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये नंबर्स बेसिकली 2 क्वार्टर्स के मिलाकर है। यानी इन दोनों को मिलाकर ये वाले नंबर्स निकले हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यानी नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे हम, ओनली ऑन क्वार्टर बेसिस। Q1 मतलब Q1 और Q2 को ही हम कंपैरिजन करने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर्स है इसको कंपेयर नहीं करना है। तो नंबर्स चलिए कंपेयर कर लेते हैं किस तरीके से कंपनी के नंबर्स निकल के आए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दोस्तों शुरू करेंगे। तो कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू है वो पिछले जो क्वार्टर में निकल कर आया था, क्योंकि नंबर्स मिलियन में है तो करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 1070 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने, यानी 1070 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया था पिछले क्वार्टर के अंदर। वो जरूर दोस्तों कम होता हुआ देखने को मिला है, और करीबन 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आया है। यानी कंपनी का आप नोटिस कर सकते हैं, जो रेवेन्यू है वो बेसिकली डिक्लाइन किया है Q1Q बेसिस पे 1070 करोड़ से 1000 करोड़। 70 करोड़ की गिरावट है, बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं है, बट ज़रूर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुई है। उसके बाद दोस्तों आती है कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की थी पिछले क्वार्टर में करीबन 1071 करोड़। 1070 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम थी, जो घट के 1032 करोड़ के आसपास रह गई है। यानी यहाँ पर भी ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि रेवेन्यू में दोस्तों कंपनी के डाउनफॉल देखने को मिला है, तो टोटल इनकम भी कुछ खास नहीं बढ़ेगी, और टोटल इनकम भी दोस्तों यहाँ पर डाउन हुई है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं Q1Q बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन आपको करता हुआ देखने को मिला है, एज वेल एज कंपनी की इनकम भी डिक्लाइन करती हुई नजर आई है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम नंबर्स पे, जो है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, राइट। कंपनी का मुनाफा कितना रहा है। तो दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा था पिछले क्वार्टर में था करीबन 54.2 करोड़, ठीक है। 54 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था। वो 54 करोड़ से दोस्तों घट के 48 करोड़ पर आया है इस क्वार्टर में। यानी कंपनी का मुनाफा भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज रेवेन्यू पे इम्पैक्ट है और रेवेन्यू पे असर है। तो यहाँ पर भी आपको कंपनी का जो मुनाफा है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। तो 54 करोड़ दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो अब 48 करोड़ पे आपको देखने को मिला है। यानी कंपनी के प्रॉफिट्स में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे, यानी EPS पे। कंपनी की कमाई कितनी हो रही है हर शेयर पे। तो दोस्तों कंपनी की पहले कमाई हो रही थी 5.59 पिछले क्वार्टर तक, अब वो घट के 4.92 रह गई। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, याद रखिए कंपनी की जो कमाई है वो घटी क्यों है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। तो इसलिए दोस्तों अब कंपनी अपने हर एक शेयर पे 4.92 कमा रही है। पहले कितना कमा रही थी, 5.59 तक। तो इस तरीके से अगर आप नंबर देखेंगे तो ज़रूर दोस्तों Q1Q पे इस बार आपको प्रेशर देखने को मिला है। बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, बट डेफिनेटली प्रेशर देखने को मिला है। देखिए कंपनी ने साफ साफ क्या कहा है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट वाइट ऑयल प्लेयर है और वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर है ग्लोबली। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो कंपनी की रैंकिंग है, जो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर रैंक है, वो डेफिनेटली इंडिया में तो सबसे ज़्यादा ऊपर ही है। बाकी ग्लोबली भी टॉप 5 आपको प्लेयर्स में से देखने को मिल जाते हैं, और लार्ज स्केल ऑपरेशंस आपको देखने को मिलता है, बैक बाय सॉलिड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल एंड बैलेंस शीट ट्रैक रिकॉर्ड। और 53% जो इनका रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। नहीं, मेजरली दोस्तों कंपनी अपना पैसा जो है वो एक्सपोर्ट से बना रही है। दोस्तों कंपनी के चेयरमैन रमेश बी पारिक साहब ने क्या कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वी आर प्लीज टू ऑब्जर्व दैट द डिमांड फॉर PHPO रिमेन्स कंसिस्टेंटली रोबस्ट मूविंग। देखिए साफ साफ उनके द्वारा ये कहा गया कि मूविंग फॉरवर्ड वी मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री नोटिस करेंगे तो बात सिंपल है कि अभी भी दोस्तों वो जो
पूरा मान के चल रहे कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम ही आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। और जो कंपनी के नंबर्स हैं उनको भी दोस्तों कंपनी ने कहा है कि हम फाइनेंशियली काफ़ी सॉलिड है, वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है हमारे साथ, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें। तो ओवरऑल नंबर्स को अगर देखा जाए तो नंबर्स आर ओके। देखिए बहुत अच्छे तो नंबर्स को कहा नहीं जा सकता बिकॉज कंपनी की क्वार्टरली आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बट ओवरऑल नंबर्स को देखा जाए तो ठीक ठाक है नंबर, ऐसा नहीं कि बहुत बुरे देखने को मिलेंगे। बाकी ठीक है, अब देखते हैं कि बाजार किस तरीके से मंडे को इस पर रिएक्शन देता है। कोई बहुत हार्श रिएक्शन के बारे में ज़्यादा ना चिंता करें, कोई ऐसा हार्श रिएक्शन नहीं आने वाला है बिकॉज नंबर्स ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरे भी नहीं है। हाँ ज़रूर देखिए थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है क्योंकि नंबर्स क्यू ऑन क्यू तौर पे थोड़े से ख़राब आए और क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास सालाना तौर पे कंपनी को कंपेयर करने के लिए नंबर्स ही नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि सालाना तौर पे कंपनी का प्रदर्शन किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बट क्यू ऑन क्यू तौर पे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे सपोर्ट क्या है स्टॉक का, तो लगातार देखिए एक लेवल के पास जाने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है। ये स्टॉक की एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि स्टॉक देखिए लगातार कंसोलिडेशन दिखाया आपको इस पूरे हफ्ते के अंदर, तेजी दिखाई, उसके बाद कंसोलिडेशन चालू हो गया। तो इसका मतलब ये कि स्टॉक दोस्तों बेस तो क्रिएट करता है, तो 300 रुपये के नीचे तो नहीं जाना चाहिए ये। हाँ अगर गैप डाउन ही ओपनिंग होती तो बात अलग है। बाकी फिर दोस्तों अगर एक नीचे चले जाता है तो याद रखिए 270 275 ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जो स्टॉक को डेफिनेटली उसके नीचे अगर जाएगा तो फिर फ्रेश गिरावट होगी, क्योंकि याद रखिए 269 का तो इसका 52 वीक लो है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी मेरे सबसे मंडे को बहुत हार्श एक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2-3% की गिरावट, 2-3-4% की गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि नंबर जैसा मैंने कहा क्यू ऑन के तौर पे थोड़े से आपको डाउन देखने को मिलेंगे। टाटा टेक के बारे में बात करें तो डेफिनेटली 1243 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ब्रेक इवन पे बंद हुआ है। फ्राइडे के सेशन में कुछ खास आपको मूव देखने को मिला नहीं, बल्कि 1256 का दोस्तों हाई था स्टॉक का, 1255 का, तो 1255.95 का तो इसका ओपन ही था। तो अगर आप ओपन और हाई देखेंगे तो वो बहुत पास है। बाकी दोस्तों जो लो है वो 1240 का था, तो 1243 पे क्लोजिंग दे रहा, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि स्टॉक में आपको क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो दिन के लोज के करीबन देखने को मिली है। इस पूरे हफ्ते में स्टॉक 3.92% आपको चलता हुआ नजर आया। और देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में सिंपल सी बात है कि स्टॉक में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखेंगे, स्टॉक का एक बार बेस क्रिएट हो जाए उसके बाद देखिए तेजी दिखाएगा। इसमें आपने नोटिस कर लिया है कि देखिए रेजिस्टेंस आते हैं, 1275 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और 1250 पे भी बहुत आसानी से टिक नहीं जाता है ये। तो डेफिनेटली वो लेवल्स है जो थोड़े से स्टॉक को हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बाकी देखिए कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज ने इनॉग्रेट किया है व्हीकल सॉफ्टवेयर फोकस इनोवेशन सेंटर कोयम्बतूर के अंदर। ये वैसे तो इन्फॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन हाँ आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ कि कंपनी ने ये लॉन्च किया है। तो ठीक है, मतलब अभी इसके ऊपर कोई ये नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ने अपना जो व्हीकल सॉफ्टवेयर फोकस इनोवेटिव सेंटर है वो ज़रूर दोस्तों यहाँ पर डाल दिया। इनोवेशन सेंटर जो है वो कोयम्बतूर के अंदर ओपन कर दिया है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा कि 1200 के नीचे दोस्तों ये नहीं जाए, मतलब 1200 रुपये के आसपास का हम कह सकते हैं एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर 1200 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी गिरावट बन सकती है। बाकी ये ज़रूर है कि दोस्तों देखिए आईटी सेक्टर एज ए स्पेस थोड़ा सा फोकस में आ रहा है, तो टाटा टेक के चलने के चांसेस तो है, बिकॉज ये भी देखा जाए तो आईटी कंपनी ही इसको माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये फोकस में रहेगा, मतलब आप चिंता मत करिए, स्टॉक फोकस में रहेगा। बिकॉज जिस तरीके की तेज़ी हमने नेस्डेक में देखी है ये बढ़िया है, और ये बढ़िया देखिए एक साइन है, और आई थिंक यहाँ से बढ़िया करेगा ये कंपनी। बस बने रहिए, आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे तो ठीक है। वैल्यूएशन में अभी मानता हूँ कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है, और हो सकता है कि देखिए बाजार बहुत चल जाए, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर चल जाए, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज उतने रिटर्न ना दे पाए बाकी दूसरी कंपनीज के मुकाबले। उसके पीछे का रीज़न है कि स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक एक बहुत अच्छी बेट है, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जो भी देखिए हमने बात की वो जस्ट इन्फॉर्मेटिव पर्पज से था, तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।